दिल्ली शहर में वहां एक ईमानदार व्यापारी रहता था। एक दिन दो चोर व्यापारियों के भेष में उनसे मिलने आए। उन्होंने खुद को चीन के व्यापारियों के रूप में पेश किया और व्यापारी से कहा, हमारे पास कुछ गहने हैं। यदि आप कृपया हमारे लिए सामान बेचने का प्रबंधन करें तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। व्यापारी बहुत ईमानदार व्यक्ति था। वह व्यापार की झूठी चालों से बिल्कुल भी परिचित नहीं था। हमेशा की तरह व्यापारी ने कहा, गहने खरीदारों को दिखाए बिना नहीं बेचे जा सकते। आप इन्हें मेरे पास छोड़ दें। मैं इन गहनों के लिए एक उपयुक्त खरीदार ढूंढने की कोशिश करूंगा। चोरों ने कहा, कृपया इन बहुमूल्य गहनों को संभाल कर रखना। आप इन्हें हमें तभी लौटाना जब हम मिलकर इन्हें वापस लेने आएंगे। व्यापारी सहमत हो गया। दोनों चोर चले गए। कुछ देर बाद एक लुटेरा वापस आया और गहने वापस करने को कहा। व्यापारी ने अपने साथी के बारे में पूछताछ की। चोर ने बताया कि उसका साथी गली के कोने पर किसी से बात कर रहा था और वह उसके कहने पर वहां आया था। व्यापारी चोर को गहने वापस देने के लिए बाध्य था। कुछ घंटों बाद दूसरा चोर व्यापारी के पास आया और गहने मांगे। व्यापारी ने कहा, क्यों? तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे मित्र ने मेरे गहने छीन लिए हैं? दरअसल मैंने उससे तुम्हारे बारे में पूछा था, लेकिन उसने मुझे बताया कि तुम सड़क के कोने पर किसी से बात कर रहे थे और आपके कहने पर ही वह गहने लेने आए थे। दूसरा चोर बहुत क्रोधित हो गया और चिल्लाया, मैं अपने गहने वापस लिए बिना नहीं जाऊंगा। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि तुम गहने तभी वापस करना जब हम दोनों उन्हें लेने के लिए एक साथ आएं? कैसे? क्या तुमने मेरी अनुपस्थिति में गहने दिए? किसी भी हालत में तुम्हें मेरे गहने लौटाने होंगे। व्यापारी ने नम्रता से कहा, आप सड़क के कोने पर ही थे जब आपका मित्र गहने वापस लेने आया। उसकी यह बात सुनकर दूसरा चोर फिर क्रोधित हो गया। वह चिल्लाया, तो क्या हुआ? क्या मुझे सड़क पर भी खड़ा नहीं होना चाहिए? मैंने उसे गहने लेने के लिए नहीं भेजा था। चोर और व्यापारी के बीच तीखी बहस हुई। चोर गहने वापस लिए बिना जाने को तैयार नहीं था। जब उसे लगा कि गहने वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसने व्यापारी को धमकाना शुरू कर दिया और कहा, या तो तुम मेरे गहने वापस करो या इसकी कीमत चुकाओ। व्यापारी ने कहा, जो चाहो करो। जो चीज मैंने चुराई ही नहीं, उसकी कीमत मैं क्यों चुकाऊं? अंततः चोर बादशाह के पास गया और न्याय की गुहार लगाई। हमेशा की तरह बादशाह ने मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने व्यापारी को बुलाया और उससे तथ्यों की जानकारी ली। वह जल्द ही समझ गया कि चोर व्यापारी को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। उसने चोर को बुलाया और कहा, तुम्हें और तुम्हारे दोस्त दोनों को अपने गहने वापस लेने के लिए व्यापारी के पास आना था। फिर तुम्हारा दोस्त कहाँ है? अगर तुम अपना मामला सुलझाना चाहते हो तो अपने दोस्त को लाओ। लेकिन दूसरे चोर के लिए अपने दोस्त को दरबार में लाना संभव नहीं था। इसलिए उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अदालत से भागने की कोशिश की। इंतजार, बीरबल चिल्लाया, मैं तुम्हें दरबार में झूठी अपील के लिए 100 कोड़े की सजा देता हूं। 95 त्याग का पहला कदम। एक बार सम्राट टहलने के लिए निकले। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके जीजा से हुई। कानून जो 6 महीने पहले अपने घर से भाग गया था। उसके बहनोई ने बादशाह से कहा, सर, क्या आप मुझे चिलम के बदले तंबाकू दे सकते हैं? बादशाह को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके बहनोई ने तंबाकू खाने की आदत छोड़ दी थी। सम्राट ने उससे कहा, लेकिन बहुत पहले तुमने दोबारा धूम्रपान न करने की शपथ ली थी। बादशाह के बहनोई ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं बलिदान के पहले कदम पर हूँ। इन दिनों मैं अपने पैसे से तंबाकू नहीं खा रहा हूँ।
सम्राट उसके हाजिर जवाब पर मुस्कुराए। 96। सम्राट का तोता। एक बार एक फकीर बादशाह के दरबार में आया। वह अपने साथ एक सुंदर तोता लाया था। उसने इसे सम्राट के सामने पेश किया। सम्राट को तोता बहुत पसंद आया। उसने पक्षी की देखभाल के लिए विशेष रूप से एक नौकर नियुक्त किया। यहाँ देखो, सम्राट ने उसे चेतावनी दी, पक्षी की उचित देखभाल करना, उसे नियमित रूप से खाना खिलाना। मुझे आकर यह मत बताना कि वह बीमार है या वह मर गया है। यदि तुम मेरे पास कोई बुरी खबर लेकर आओगे तो मैं अपना सिर काट लो। नौकर ने पक्षी की बहुत अच्छी देखभाल की। फिर भी एक दिन तोता बिना किसी बीमारी के मर गया। नौकर घबरा गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं जाकर सम्राट को बता दूं कि तोता मर गया है तो मैं खुद भी कुछ ही समय में मर जाऊंगा। यहाँ तक कि 21:07 सुबह के 10:28 सुनील कुशवाहा 7318 अगर मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा तो निश्चित ही किसी दिन उसे इसके बारे में पता चल जाएगा। तब भी सजा मौत ही होगी। अब मैं क्या करूं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर वह बीरबल के पास गया और उसे बताया कि क्या हुआ था। बीरबल ने उससे कहा कि चिंता मत करो। फिर वह स्वयं सम्राट के पास गया। महाराज, आपका तोता। बीरबल ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। मेरा तोता, सम्राट चिल्लाया। उसे क्या हुआ? कुछ खास नहीं महाराज, लेकिन वह मुझे तुरंत बताओ, बीरबल बादशाह ने अधीरता से कहा। क्या वह मर गया है? नहीं नहीं महाराज, आपका तोता तो महान सन्यासी बन गया है। वह अपनी पीठ के बल लेटा हुआ है, उसकी आंखें बंद हैं, वह आकाश की ओर है। तो फिर तुम यह क्यों नहीं कहते कि तोता मर गया? बादशाह बीरबल पर चिल्लाए। अगर आप चाहें तो ऐसा कह सकते हैं महाराज, लेकिन मैं कैसे कह सकता हूं? बीरबल ने उत्तर दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि वह प्रार्थना कर रहा है। सम्राट ने कहा, आइए हम चलें और उसे देखें। बीरबल उसे तोते के पिंजरे के पास ले गए। बादशाह ने देखा तोता मर गया था। बीरबल, तुम बहुत बुद्धिमान समझे जाते हो, बादशाह ने कहा। लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप मरे हुए और जीवित तोते के बीच अंतर करने में भी सक्षम नहीं हैं। आपने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि तोता मर गया है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ महामहिम? बीरबल ने उत्तर दिया। अगर मैंने तुम्हें बताया होता कि तुम्हारा पालतू तोता मर गया है तो तुम मेरा सिर काट लेते। अब बादशाह को अपनी बात याद आई। उन्होंने नौकर को तोते की जिम्मेदारी देते हुए कहा था, अगर तुम तोते की मौत की खबर लेकर आओगे तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। सम्राट मुस्कुराया। ओह बीरबल, तुम सचमुच चतुर हो, उसने कहा। 97। दो महिलाएं। दिल्ली शहर में एक ही इमारत में दो महिलाएं रहती थीं। हालांकि वे एक दूसरे के प्रति काफी मित्रतापूर्ण थे, लेकिन उनके व्यवहार में शायद ही कोई समानता थी। उनमें से एक महिला बहुत दयालु और ईमानदार थी, जबकि दूसरी बहुत कुटिल, गुस्सैल और झूठी भी थी। वह हमेशा अपने अच्छे पड़ोसी को कम आंकती थी। फिर भी दूसरी महिला ने उसकी बुराइयों को नजरअंदाज किया और कभी गुस्सा या चिढ़ नहीं हुई। इससे कुटिल महिला ने उसे और अधिक चिढ़ाने की कोशिश की। एक दिन कुटिल स्त्री को अपने बेटे पर इतना गुस्सा आया कि उसने उसे पीट पीट कर मार डाला। बाद में उसे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ और उसने अपने बेटे के शव को छुपाने के बारे में सोचा। अंत में उसने अपने मृत बेटे को उठाया और चुपचाप उसके शव को अपने पड़ोसी के कमरे में रख दिया। फिर वह बादशाह के दरबार में गई और अपनी शिकायत की। पड़ोसी ने उसके बेटे को मार डाला था।
बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी। तब उसने उस दयालु स्त्री को बुलाया और उससे कहा, इस स्त्री ने अदालत से अपील की है कि तुमने उसके बेटे को मार डाला है। क्या यह सच है? दयालु महिला ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, किसी और ने उस मासूम बच्चे को मार डाला है और शव को मेरे घर में डाल दिया है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे बस इतना ही कहना है और बाकी आपके हाथ में है। कृपया मामले को देखें और पूरी जांच करें और असली अपराधी को पकड़े। बीरबल ने दोनों महिलाओं को दरबार में रुकने के लिए कहा। फिर उसने अपने गार्डों को उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा। गार्ड उसी मोहल्ले के लोगों के पास गए जहां ये दोनों महिलाएं रहती थीं। गार्ड ने इन दोनों महिलाओं के बारे में पूछताछ और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि जिस महिला पर हत्या का आरोप लगाया गया था वह वास्तव में बहुत दयालु और सौम्य थी, और जिस स्त्री ने उस पर दोष लगाया था वह बड़ी दुष्ट और दुष्ट थी। जब बीरबल को यह पता चला तो उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। उसने दयालु महिला को बुलाया और कहा, अपने सारे कपड़े उतारकर उस कोने में खड़ी हो जाओ, अगर तुमने बच्चे को नहीं मारा है। दयालु महिला ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे परवाह नहीं है कि मैं कल के बजाय आज मर जाऊं। मैं बेशर्मी और अपमान की मौत से नहीं डरती। तभी बीरबल ने उस दुष्ट औरत को बुलाया और कहा, अगर तुम्हें सच में पूरा यकीन है कि इस औरत ने तुम्हारे बेटे को मार डाला है तो तुम अपने सारे कपड़े उतार दो और उस कोने में खड़ी हो जाओ। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि दुष्ट महिला ने तुरंत कपड़े उतारना शुरू कर दिया। यह देखकर बीरबल क्रोधित हो गए और उन्हें कपड़े उतारने से रोक दिया। वह समझ गया कि वह वही है जिसने अपने ही बेटे को बेरहमी से मार डाला है। बुरी तरह पीटे जाने के बाद ही उसने अपना अपराध कबूल किया। सम्राट भी उससे बहुत क्रोधित था। उसने उसे कैद कर लिया और उस दयालु महिला को पूरे सम्मान के साथ रिहा कर दिया। पड़ोसी ने उसके बेटे को मार डाला था। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी। तब उसने उस दयालु स्त्री को बुलाया और उससे कहा, इस स्त्री ने अदालत से अपील की है कि तुमने उसके बेटे को मार डाला है। क्या यह सच है? दयालु महिला ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, किसी और ने उस मासूम बच्चे को मार डाला है और शव को मेरे घर में डाल दिया है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे बस इतना ही कहना है और बाकी आपके हाथ में है। कृपया मामले को देखें और पूरी जांच करें और असली अपराधी को पकड़े। बीरबल ने दोनों महिलाओं को दरबार में रुकने के लिए कहा। फिर उसने अपने गार्डों को उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा। गार्ड उसी मोहल्ले के लोगों के पास गए जहां ये दोनों महिलाएं रहती थीं। गार्ड ने इन दोनों महिलाओं के बारे में पूछताछ और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि जिस महिला पर हत्या का आरोप लगाया गया था वह वास्तव में बहुत दयालु और सौम्य थी, और जिस स्त्री ने उस पर दोष लगाया था वह बड़ी दुष्ट और दुष्ट थी। जब बीरबल को यह पता चला तो उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। उसने दयालु महिला को बुलाया और कहा, अपने सारे कपड़े उतारकर उस कोने में खड़ी हो जाओ, अगर तुमने बच्चे को नहीं मारा है। दयालु महिला ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे परवाह नहीं है कि मैं कल के बजाय आज मर जाऊं। मैं बेशर्मी और अपमान की मौत से नहीं डरती। तभी बीरबल ने उस दुष्ट औरत को बुलाया और कहा, अगर तुम्हें सच में पूरा यकीन है कि इस औरत ने तुम्हारे बेटे को मार डाला है तो तुम अपने सारे कपड़े उतार दो और उस कोने में खड़ी हो जाओ। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि दुष्ट महिला ने तुरंत कपड़े उतारना शुरू कर दिया। यह देखकर बीरबल क्रोधित हो गए और उन्हें कपड़े उतारने से रोक दिया। वह समझ गया कि वह वही है जिसने अपने ही बेटे को बेरहमी से मार डाला है।
बुरी तरह पीटे जाने के बाद ही उसने अपना अपराध कबूल किया। सम्राट भी उससे बहुत क्रोधित था। उसने उसे कैद कर लिया और उस दयालु महिला को पूरे सम्मान के साथ रिहा कर दिया। 98 बीरबल मिल गया। एक बार किसी छोटी सी बात पर बादशाह और बीरबल के बीच तीखी बहस हो गई। बादशाह ने दरबार में बीरबल के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। बीरबल दिल्ली छोड़कर किसी दूसरे शहर में रहने चले गए। लेकिन कुछ समय बाद सम्राट को उनकी कमी महसूस होने लगी। अदालत। उन्होंने बीरबल का पता लगाने की सोची, लेकिन जैसा था इतना आसान नहीं। सम्राट ने सावधानीपूर्वक योजना बनाई। उसने पूरे राज्य में घोषणा की, मैं उस आदमी को बड़ा इनाम दूंगा जो न तो छाया में खड़ा होगा और न ही सूरज की रोशनी में, और जिसके मन में भोजन की कभी न मिटने वाली भूख होगी। प्रत्येक नगर और गांव में घोषणा करा दी गई। बीरबल को भी इस इनाम के बारे में पता चला। उन्होंने एक चतुर ग्रामीण व्यक्ति को दरबार में चलने को कहा। उसने उसे यह भी समझाया कि सम्राट द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। तब बीरबल ने उसे एक बड़ी खाट दी और कहा, इसे अपने सिर पर रखकर महल में जाना और जाते समय कुछ मुरमुरे खाते रहना। जब आप अदालत में हो तो मेरे निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। तदनुसार ग्रामीण व्यक्ति ने खाट अपने सिर पर रखी और दिल्ली स्थित शाही महल में चला गया। इस बीच वह कुछ मेवे और मुरमुरे खा रहे थे। ऐसे मजाकिया आदमी को देखकर गार्ड ने उसे रोका। लेकिन जब उसने कहा कि उसके पास इनाम लेने के लिए अनाज है, जैसा कि सम्राट ने घोषणा की थी, तो उसे अंदर जाने की अनुमति दी गई। वह उसी प्रकार राजदरबार में दाखिल हुआ। ऐसा मजाकिया किरदार देखकर बादशाह ने कहा, तुम कौन हो? मैं एक आदमी हूं, उसने जवाब दिया। ओह, मैं समझ गया। फिर ऐसा क्यों है कि आप अपने सिर पर खाट लेकर घूम रहे हैं? सम्राट ने पूछा। उसने कहा, महाराज, यह आपकी घोषणा थी कि आप ऐसे व्यक्ति को इनाम देंगे जो न तो छाया में होगा और न ही धूप में। इसलिए मैंने अपने सिर पर एक खाट रख ली है। मैं न तो छाया में हूं और न ही सीधे धूप में। फिर उसने अपना मुंह मुरमुरे से भर लिया। बादशाह ने कहा, यह क्या है? तुम दरबार में क्यों खा रहे हो? उसने कहा, महाराज, यह गतिविधि भी आपकी घोषणा से संबंधित है। मैं खा तो रहा हूं, फिर भी मेरी भूख नहीं मिट रही है। यह सुनकर सम्राट ने जिज्ञासा से कहा, बताओ, तुम्हें यह सब किसने सिखाया? महाराज, 1 महीने पहले एक अजनबी हमारे गांव में आया था। उसने ही मुझसे कहा था कि इस तरह से काम करो और तुम्हारे द्वारा घोषित इनाम पाओ, ग्रामीण ने कहा। बादशाह तुरंत समझ गए कि अजनबी कौन होगा। वह खुशी से चिल्लाए, मुझे बीरबल मिल गया। फिर उसने गांव के उस आदमी को अच्छा इनाम दिया। उन्होंने बीरबल को पूरे शाही सम्मान के साथ वापस लाने के लिए अपने दूत उसके गांव भेजे। की दृष्टि है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास इस समय आपके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि अंधों की संख्या देखने वालों से अधिक है। अगले दिन बीरबल ने एक भीड़ भरे बाजार के बीच में एक बिना बुनी लकड़ी की खाट रखी और उसे बुनना शुरू कर दिया। 2 क्लर्क बीरबल के दोनों ओर अपने पेन और पेपर पैड लेकर बैठे थे। जल्द ही यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, वहां एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। वहां आने वाले अधिकांश लोगों ने पूछा, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? जिन लोगों ने यह सवाल पूछा, उनके नाम वहां बैठे एक क्लर्क ने नोट कर लिए। जब बादशाह ने सुना कि बीरबल एक व्यस्त बाजार के बीच में एक खाट बुन रहा है, तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी वही सवाल पूछा, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? बादशाह के सवाल का कोई जवाब दिए बिना बीरबल ने अपने क्लर्क से कहा,
पहली नोटबुक में बादशाह का नाम लिखो। तभी सम्राट ने पहली नोटबुक देखी और पूछा, अंधों की सूची, लेकिन इस सूची में मेरा नाम सबसे ऊपर क्यों लिखा है? बीरबल ने कहा, यद्यपि आपने मुझे खाट बुनते हुए देखा था, फिर भी आपने मुझसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? सम्राट ने देखा कि देखने वाले व्यक्तियों की सूची वाली नोटबुक का एक भी पृष्ठ पूरा नहीं हुआ था, लेकिन पहली नोटबुक लगभग भरी हुई थी। बीरबल ने फिर पूछा, महाराज, क्या अब आपको विश्वास हो गया है कि अंधों की संख्या दृष्टिहीनों की संख्या से कहीं अधिक है? आर 39 सागर की शादी। एक बार किसी अज्ञात कारण से बादशाह बीरबल से नाराज हो गए। उन्होंने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया। बीरबल ने किसी को भी अपने ठिकाने के बारे में बताए बिना राज्य छोड़ दिया। कुछ ही समय पहले सम्राट अकबर को बीरबल की उपस्थिति याद आने लगी थी और वे अक्सर उन्हें याद करते थे। वह बीरबल को अपने दरबार में वापस लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बीरबल की खोज के लिए कई लोगों को तैनात किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें उसका ठिकाना नहीं मिल सका। अंततः सम्राट के मन में एक विचार आया। उसने अपने सभी पड़ोसी राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजा। निमंत्रण पत्र में संदेश लिखा था, यह हमारे राज्य के सागर का विवाह समारोह है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने राज्य की सभी नदियों को प्रवाहित करते हुए इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए भेजें। सभी राजा इस विचित्र निमंत्रण से हैरान थे। हालांकि सम्राट अकबर उनके सम्राट थे और इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करना उनके लिए अनिवार्य था। लेकिन निमंत्रण का उत्तर केवल एक राजा की ओर से आया। उन्होंने लिखा था, हमारी भूमि की नदियां आपके यहां जाने को इच्छुक हैं, परंतु आपके राज्य के सभी कुएं उनके स्वागत के लिए राजधानी के प्रवेश द्वार पर उपस्थित रहेंगे। इस चतुर उत्तर से बादशाह को तुरंत पता चल गया कि बीरबल उस राजा के दरबार में होगा। उसने तुरंत अपना विशेष दूत उस राजा के पास भेजा। आशा के अनुरूप बीरबल वहां उपस्थित थे। बादशाह ने अपनी गलती स्वीकार की और बीरबल को दिल्ली वापस आकर फिर से अपने दरबार में शामिल होने के लिए कहा। 40 चीनी हीरा। अकबर के राज्य में रहने वाला एक जौहरी हीरे काटने और चमकाने में बहुत अच्छा था, लेकिन अधिक उम्र के कारण वह ज्यादा काम नहीं कर सके। एक दिन वह बीरबल के पास आया और उससे मदद मांगी। बीरबल ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर उसे एक चीनी का क्रिस्टल दिया। बोले, इस चीनी के क्रिस्टल को इस तरह काटो कि यह बिल्कुल असली जैसा लगे। हीरा, यदि आप इसे पूरी तरह से करते हैं तो मैं देखूंगा कि आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं। कुछ दिनों के बाद जौहरी बीरबल के पास वापस आया और उसे चीनी क्रिस्टल दिखाया। चीनी क्रिस्टल को शानदार ढंग से काटा और पॉलिश किया गया था और यह असली जैसा दिखता था हीरा। बीरबल जौहरी की कारीगरी से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने अच्छा काम किया है। मेरे साथ बादशाह के दरबार में चलो। बीरबल बादशाह के पास गए और उन्हें चीनी का हीरा दिखाते हुए कहा, यह आदमी हीरे का यह उत्कृष्ट टुकड़ा लाया है। आपके अलावा इसकी कारीगरी की सराहना और इसका मूल्य कौन तय कर सकता है? चूंकि सम्राट किसी अन्य काम में व्यस्त था, इसलिए उसने इसे अपनी जेब में रख लिया। कुछ देर बाद बादशाह स्नान करने चला गया। नहाते समय वह हीरे के बारे में पूरी तरह से भूल गया और चीनी हीरा किसी तरह पानी में घुल गया। बाद में सजते संवरते समय अचानक सम्राट को हीरे की याद आई, लेकिन अब वह कहाँ मिलेगा? उसने अपने रक्षकों को महल में हर जगह इसकी तलाश करने का आदेश दिया, लेकिन इसके लिए मेहनत करना बेकार था। जब जौहरी दरबार में आया तो बादशाह ने उससे हीरे की कीमत पूछी।
फिर कारीगर ने वही कहा जो बीरबल ने उससे कहने को कहा था। महाराज, मैं पिछले 5 वर्षों से उस हीरे पर काम कर रहा था। मुझे इसके लिए कम से कम 20,000 सोने के सिक्के मिलने चाहिए, तभी मेरी मेहनत का फल मिलेगा। 20,000? नहीं नहीं, यह बहुत ज्यादा है, सम्राट ने कहा। शिल्पकार ने कहा, महाराज, यदि आप इसका मूल्य नहीं देना चाहते तो कृपया इसे मुझे लौटा दें। मैं इसे किसी अन्य राजा को बेच दूंगा। अब सम्राट कुछ नहीं कह सका। आखिर वह इसे कहां से वापस लाए? सम्राट ने अपने खजांची को जौहरी को 20,000 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। 41 लोहे की छड़ और जूता। बादशाह अकबर की राजधानी में एक अत्यंत कुटिल और चतुर स्त्री रहती थी। वह अपने बेचारे पति को प्रतिदिन 10 बार जूतों से मारती थी। एक दिन दरबारियों में से एक ने दरबार में उस महिला की दुस्साहस के बारे में बताया और कहा, यदि बीरबल इस महिला को वश में कर सके तो उसे असाधारण रूप से चतुर माना जाएगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। फिर दरबारी जाकर उस महिला से मिला। उन्होंने उसे बताया कि क्या हुआ था और कैसे बीरबल ने उसे वश में करने की चुनौती स्वीकार की थी, और उन्होंने उसे यह भी बताया कि इस संबंध में बीरबल के प्रयासों को विफल करने के लिए उसे क्या कार्रवाई करनी होगी। महिला बीरबल के पास गई और बोली, देखो राजा बीरबल, रोज 10 बार अपने पति को जूतों से पीटती हूं। मैंने अपना सिखाया है। बेटी भी अपने होने वाले पति के साथ ऐसा ही करे। मैं विचार करूंगा। आप वास्तव में बुद्धिमान हैं। अगर आप मेरी बेटी से शादी करने की चुनौती स्वीकार करें, बीरबल ने कहा, महोदया, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, लेकिन जयपुर में रहने वाला मेरा भाई शायद उससे शादी करेगा। ठीक है, लेकिन पूर्व शर्त के अनुसार उसे भी प्रतिदिन 10 जूतों की मार सहने के लिए तैयार रहना होगा। उसने उत्तर दिया। बीरबल ने कहा, हाँ, यह अपरिवर्तित रहेगा। इस बात पर बीरबल और महिला सहमत हो गए। उन्होंने जयपुर में अपने भाई से संपर्क किया, जो बहुत चतुर और बुद्धिमान था, और उसे अपने द्वारा ली गई चुनौती के बारे में बताया। बीरबल का भाई उस महिला की बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। शादी समझौते के तहत हुई। महिला ने अपनी बेटी को एक जोड़ी नए जूते दिए और कहा, याद रखना, अगर तुम अपने पति को अपने वश में रखना चाहती हो तो तुम्हें दिन में 10 बार अपने पति को जूतों से पीटना होगा। जब बारात जयपुर पहुंची तो बीरबल अचानक क्रोधित हो गए और चिल्लाने लगे। दुल्हन ने अपने पति से पूछा, ऐसा क्या है जो तुम्हारे भाई को इतना गुस्सा आता है? वह क्यों चिल्ला रहा है? बीरबल के भाई ने कहा, मेरा भाई बहुत गुस्सैल है। उसने घर में एक लोहे की छड़ रखी है। एक बार जब वह क्रोधित हो जाता है तो वह किसी को भी नहीं बख्शता और घर में सभी को पीटना शुरू कर देता है। कोई अपवाद नहीं होगा। अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। इसके अलावा यह हमारी पारिवारिक परंपरा है। बेरहमी से आप भी। उसे मेरिया बहुत डरी हुई थीं। वह बीरबल के चरणों में गिर पड़ी और बोली, कृपया श्रीमान, मुझ पर दया करें। मैं पिटाई नहीं सह सकती, लेकिन यह हमारी पारिवारिक परंपरा है। आपको यह सब सहन करना होगा, बीरबल ने गुस्से में कहा। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने पति को बीरबासन से पीटना नहीं सिखाया? तुम्हारी माँ की कुछ पारिवारिक परंपराएं हैं, हमारी भी हैं। कुछ पारिवारिक परंपराएं। दुल्हन रोने लगी। उसने कहा, मैं कभी भी अपनी माँ के नक्शेकदम पर नहीं चलूंगी। मैं अपने पति को कभी नहीं मारूंगी। मैं जानता हूं मेरी माँ बहुत गलत रही हैं। उसे एक आदर्श जोड़े के लिए अच्छा उदाहरण नहीं माना जा सकता। बीरबल तुरंत शांत हो गए। उसने नरम स्वर में कहा, बहन, ऐसा कोई कारण नहीं है कि तुम मुझसे डरो।
मैंने यह सब केवल तुम्हारी आंखें खोलने और तुम्हारी माँ द्वारा अपनाई गई गंदी परंपरा को खत्म करने के लिए किया है। एक पत्नी तभी प्यारी होती है जब वह अपने पति से प्यार करती है। कुछ दिनों के बाद लड़की के पिता वापस अपने घर के लिए चल पड़े। बीरबल उससे कहा, इतनी जल्दी मत जाओ, कुछ दिन और रुको, खाओ पियो, स्वस्थ रहो और फिर जाओ। जब गरीब आदमी काफी स्वस्थ हो गया तो बीरबल ने उसे एक रंगी हुई लोहे की छड़ी दी और बताया कि उसे क्या करना है। दोनों एक साथ राजधानी लौटे। इस बीच कुटिल महिला उत्सुकता से अपने पति के वापस आने का इंतजार कर रही थी। उसने यह भी हिसाब लगा लिया था कि उसकी बेटी ने अपने दामाद को कितनी पिटाई की होगी। जैसे ही उसका पति वापस आया, उसने उसे बैठने के लिए कहा और हाथ में जूता लेकर अपने पति को पीटने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इस बार पति सावधान था और इससे पहले कि वह उसे पीटना शुरू करती, उसने लोहे की रॉड उठाई और उसकी पीठ पर दे मारी। महिला दर्द से कराह उठी। वह गिड़गिड़ाने लगी, नहीं नहीं, भगवान के लिए कृपया मुझे मत मारो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं तुम्हें भविष्य में कभी नहीं मारूंगा। वह उस पर गिर पड़ी, माफी की मुद्रा में पति के पैर। दरबारी यह देखकर बहुत प्रभावित हुए कि बीरबल ऐसे स्वभाव वाली महिला को वश में कर सकते हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, जब तुम इतने बुद्धिमान हो तो तुम्हारे गुरु भी ज्ञान से भरपूर होंगे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बीरबल चुप रहे क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, मेरे गुरु यहाँ नहीं हैं, वह वैष्णो देवी की यात्रा पर गए हैं। मुझे उनकी वापसी के कार्यक्रम के बारे में पता नहीं है। बादशाह ने जोर देकर कहा, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए बीरबल, मैं उसे देखना चाहता हूँ और तुम्हें उसे 1 महीने के भीतर मेरे पास लाना होगा। हताश बीरबल समस्या के समाधान का कोई उपाय सोचने लगे। बीरबल के साथ समस्या यह थी कि उनके पास कोई गुरु नहीं था और साथ ही शाही आदेश का पालन करना उनका दायित्व था। आखिरकार उसे एक योजना सूझी। उसने एक चरवाहे को बुलाया और उसे 100 सोने के सिक्के दिए। उसने चरवाहे को कुछ चीजें दीं। जब चरवाहा सहमत हो गया तो बीरबल ने कृत्रिम दाढ़ी लगाई और उसके चेहरे पर मूछें रखीं और उसे भगवा वस्त्र पहनाए। अब चरवाहा एक ऋषि की तरह लग रहा था। बीरबल उसे एक मंदिर में ले गए और उससे कहा कि तुम हाथ में मोतियों की माला लेकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ। उसने चरवाहे को सम्राट से बात न करने की भी हिदायत दी और यदि सम्राट उसे कोई उपहार देने का प्रयास करे तो उसे विनम्रतापूर्वक मौन भाव से उसे स्वीकार करने से मना कर देना चाहिए। बीरबल ने चरवाहे को चेतावनी देते हुए कहा, यदि तुम एक शब्द भी बोलोगे तो तुम्हारा पर्दाफाश होने की पूरी संभावना है और उजागर होते ही तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। चरवाहा डर गया, लेकिन चूंकि उसने इस काम के लिए 100 सोने के सिक्के स्वीकार कर लिए थे, इसलिए उसे बीरबल की बात मान